हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम और साथ में ही पढ़ेंगे ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। जी हाँ, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। साथ में ही पढ़ेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। लेकिन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक पढ़ने से पहले, ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम पढ़ने से पहले हम लोगों को जान लेना चाहिए कि भैया थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है। ये इलो क्या है, ये थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है। थर्मल इक्विलिब्रियम EQUILIBRIUM, थर्मल इक्विलिब्रियम। जी हाँ, इसको हिंदी में बोलेंगे तापीय साम्यावस्था। तापीय साम्यावस्था, तापीय साम्यावस्था समझते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? देखिए यार, अगर हम लोग टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम की बात करें तो हमने शायद सुन रखा होगा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम हमने सुन रखा होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम, और अब सुन लिया हमने थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या है ये इक्विलिब्रियम? ये इक्विलिब्रियम क्या है? ये साम्यावस्था क्या है? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल को आप यांत्रिक साम्यावस्था बोल सकते हो, रासायनिक साम्यावस्था बोल सकते हो, और ये तो तापीय साम्यावस्था है ही है। पहले तो ये समझ ले कि ये साम्यावस्था क्या है, ये साम्यावस्था, ये इक्विलिब्रियम क्या होता है। देखिए, हम लोग यहाँ पे जो भी बात करेंगे थर्मोडायनामिक के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, ऊष्मागतिकी को लेके बात करेंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई ऊष्मागतिकी निकाय है। सपोज वी हैव थर्मोडायनामिकल सिस्टम। हमारे पास एक थर्मोडायनामिकल सिस्टम है, और अगर उस थर्मोडायनामिकल सिस्टम के थर्मोडायनामिकल कोऑर्डिनेट्स टाइम के साथ चेंज नहीं होते। और क्या होते हैं थर्मोडायनामिकल कोऑर्डिनेट्स? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। क्या होते हैं थर्मोडायनामिकल कोऑर्डिनेट्स? यही तो है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। थर्मोडायनामिकल कोऑर्डिनेट्स मीन्स ऊष्मागतिकी के जो आपके निर्देशांक हैं, दाब हो गया, ताप हो गया, आयतन हो गया, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। हम लोग दोनों, देखिए हम लोग हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को साथ लेके चलेंगे। देखिए, कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग सेपरेट वीडियो बना पाना संभव तो नहीं होगा। तो प्लीज़ हिंदी मीडियम वाले भी थोड़ा कोऑपरेट करेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी थोड़ा कोऑपरेट करेंगे। साथ ही हाथ बढ़ाना और आगे ही बढ़ते जाना, तो थोड़ा सा कोऑपरेशन चलेगा। ऐसा नहीं कि अरे ये क्या हिंदी में हो गया, ये क्या इंग्लिश में हो रहा है, ऐसा बोलोगे भी मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल नहीं होना चाहिए जी, किसी को मुश्किल नहीं होना चाहिए। समस्या है तो समाधान भी है, थोड़ा पेशेंस रखिए। तो हम लोग बात कर रहे हैं थर्मल इक्विलिब्रियम की, हम लोग बात कर रहे हैं मैकेनिकल, केमिकल और थर्मल इक्विलिब्रियम की। तो पहले थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है, सॉरी इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम यानी साम्यावस्था। अगर समय के साथ उस निकाय के, जो भी आपका ऊष्मागतिकी निकाय है, उसके ऊष्मागतिकी निर्देशांकों में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, उसका ताप नहीं बदल रहा, उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, उसके दाब में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो बोलेंगे कि आपका जो निकाय है वो साम्यावस्था की स्थिति में है। वो साम्यावस्था की स्थिति में है। समय के साथ बदलना नहीं चाहिए दोस्त, समय के साथ बदलना नहीं चाहिए, ठीक है। समय के साथ बदलने का हुनर तो सब रखते हैं, समय के साथ बदलने का हुनर तो सब रखते हैं। मज़ा तो तब है जब वक्त बदल जाए लेकिन आदमी ना बदले। बदलिए मत। बदलने का तात्पर्य मीन्स अपनों के लिए मत बदलिए। आपका विकास तो होना ही चाहिए, परिवर्तन, आपका परिवर्तन तो होना ही चाहिए, लेकिन अपनों के लिए मत बदलिए, ठीक है। तो चलिए, ये रहा इक्विलिब्रियम यानी साम्यावस्था। अगर समय के साथ थर्मोडायनामिकल वेरिएबल्स में जो ऊष्मागतिकी चर हैं उसमें परिवर्तन नहीं होता है, तो हम लोग बोलते हैं कि हमारा सिस्टम, हमारा निकाय साम्यावस्था की स्थिति में है, साम्यावस्था की स्थिति में है, ठीक है। अब अगर पहले मैकेनिकल समझ लो, फिर केमिकल समझ लो। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, यांत्रिक साम्यावस्था क्या होगा? अगर आपके निकाय के ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स ना हो। अरे निकाय बोला और अनबैलेंस्ड बोला। अगर आपके सिस्टम के ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स ना हो, अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं होना चाहिए। अगर आपके निकाय के ऊपर कोई असंतुलित बल ना हो, कोई असंतुलित बल ना हो, कोई असंतुलित मोमेंट भी ना हो,
आप मोमेंट समझते हो ना, मोमेंट, अरे वो वाला मोमेंट नहीं है जी, हम लोग मोमेंट की बात कर रहे हैं। मोमेंट को हिंदी में क्या, मोमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे हिंदी में, हम लोग मोमेंट की बात कर रहे हैं। फोर्स इनटू जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, मोमेंट को क्या बोलेंगे जी? मोमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं मोमेंट को? सर्च कर लेना चाहिए, मोमेंट को हिंदी में क्या बोलेंगे, सर्च कर लेना। तो कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं होना चाहिए आपके सिस्टम के ऊपर, कोई भी अनबैलेंस फोर्स ना हो, कोई भी अनबैलेंस मोमेंट ना हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की स्थिति, वो है कंडीशन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है? केमिकल इक्विलिब्रियम मीन्स रासायनिक जो साम्यावस्था है, आपका जो भी निकाय है, जो भी सिस्टम है, उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होना चाहिए। केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होना चाहिए। अगर केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा, तब आप बोलोगे कि आपका सिस्टम जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम में है। और अब आते हैं हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम पे, क्योंकि बात यहीं से स्टार्ट की थी। थर्मल इक्विलिब्रियम, तापीय साम्यावस्था। अगर समय के साथ आपके निकाय के टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, पहली चीज, समय के साथ तापमान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, टाइम के साथ टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है आपके सिस्टम का, और साथ में ही आपके सिस्टम के हर भाग का टेम्परेचर, हर पार्ट का टेम्परेचर भी सेम है, टी 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 टी, आपके सिस्टम के हर पार्ट का टेम्परेचर सेम है, और साथ में ही ये सराउंडिंग के टेम्परेचर के भी इक्वल है, तो बोलेंगे कि आपका सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तापीय साम्यावस्था की स्थिति में है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोला है? आपका जो भी निकाय है, आपका जो सिस्टम है, जो थर्मोडायनामिकल सिस्टम है, उसके हर पार्ट का टेम्परेचर, द टेम्परेचर ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द सिस्टम मस्ट बी सेम, और साथ में ही दैट विल बी इक्वल टू, साथ में इक्वल होना चाहिए जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है, सराउंडिंग के टेम्परेचर के भी इक्वल होना चाहिए। तो ये कंडीशन कहलाता है थर्मल इक्विलिब्रियम। इसको बोलेंगे तापीय साम्यावस्था की स्थिति। सही है। अब मान लो कि दो हमारे पास निकाय है, एक निकाय है, एक निकाय है। अगर इन दोनों का तापमान समान है तो भी ये दोनों को क्या बोलोगे कि ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है। अगर दोनों का टेम्परेचर सेम है, अगर आपके पास दो निकाय है, आपके पास दो सिस्टम है, थर्मोडायनामिकल सिस्टम है, अगर दोनों का टेम्परेचर सेम है तो दोनों किस में है? दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम के कंडीशन में है, दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम पे हैं, तापीय साम्यावस्था की स्थिति पे हैं। ओके, तो मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पर आपको थर्मल इक्विलिब्रियम को लेके कोई डाउट होगा। थर्मल इक्विलिब्रियम तो सेम है। क्या आपको डेफिनेशन लिखना है क्या? नहीं यार, डेफिनेशन क्या लिखना, क्या है लिखना है क्या? इसको रहने दो यार, लिखना है क्या? लिख लो, चलो लिख लो। इफ द टेम्परेचर of each part of the system, if the temperature of each part of the system is same and also equal to the temperature of surrounding, then the system is SYSTEM, then the system is under thermal equilibrium, ओके जी हाँ, सही है सर, सही है। ये रहा डेफिनेशन, फटाक से नोट करो और आगे बढ़ो। मुझे पता है आप मुझे पॉज करके लिख लोगे इसको। चलिए अब हम लोग आते हैं ऊष्मागतिकी के शून्यवान नियम पर। अब हम लोग आते हैं जीरॉट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक पे। जीरॉट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक स्कूल में पढ़ा है यार, क्लास 11 में पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। बहुत इजी टॉपिक अभी तो डिस्कस कर रहे हैं। जीरॉट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, ओके। ऊष्मागतिकी का शून्यवान नियम, फटाक से खत्म करेंगे इसको। चलिए, मैं ले लिया एक निकाय यहाँ पर, मैंने ले लिया एक निकाय यहाँ पर, मैंने ले लिया एक निकाय यहाँ पर, ठीक है, ये ले लिया। और इन तीनों निकायों को मैंने बाहरी दुनिया से बिल्कुल बेदखल कर दिया। बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं रखना बेटा,
तुम्हारा कोई कॉन्टेक्ट नहीं, आइसोलेट कर दिया इसको, इनको पूरा आइसोलेट कर दिया। ये देखो एक लक्ष्मण रेखा खींच रहा हूं मैं, इसका मतलब ये है अंदर से कोई बाहर ना जा सके, ना बाहर से कोई अंदर आ सके, ना तो ऊर्जा ना तो द्रव्यमान, बाहर से अंदर कुछ नहीं होगा। यानी ये मैंने आइसोलेटेड वॉल खड़ा कर दिया एक। लक्ष्मण रेखा वही तो है, लक्ष्मण रेखा यही तो है, लेकिन वहाँ पे एक दिक्कत था, लक्ष्मण रेखा में सीधा जी अंदर बाहर जा सकती थी, तो यहाँ पे तो भी नहीं होगा जी। यहाँ पे तो हमने खींच दिया ये, इसको आप बोल सकते हो कि ये एडियाबेटिक वॉल है, एडियाबेटिक वॉल, एडियाबेटिक वॉल है, बिल्कुल भी हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। इस वॉल की बात कर रहा हूँ मैं, अभी इस दीवार की बात कर रहा हूँ, ये रुद्धोष्म दीवार है एकदम, रुद्धोष्म, रुद्धोष्म समझते हो ना आप, बिल्कुल हिंदी में वाले समझ गए होंगे। तो एडियाबेटिक वॉल है, आप इसको इंसुलेटिंग वॉल बोलिए, इंसुलेटिंग या क्या बोलते हैं उसको, आइसोलेट मत बोलो, इंसुलेटिंग बोलो, या आप बोल सकते हैं हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम होता है ना, तो ये आइसोलेटेड वॉल ही है, मीन्स पूरा मैंने इसको आइसोलेट कर दिया भाई। अब मैं यहाँ पर एक और दीवार खड़ा कर रहा हूँ, ये भी एडियाबेटिक वॉल ही है, एडियाबेटिक वॉल, बिल्कुल भी इन दोनों में उष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा, कोई आदान प्रदान नहीं होगा, बिल्कुल भी एक्सचेंज नहीं करना, इमोशन प्रेम भाव कोई भी नहीं, पूरा बंद कर दिया, दोनों का कनेक्शन कट कर दिया, ब्रेकअप करवा दिया है, फाइनली ब्रेकअप एकदम। तो ये है एडियाबेटिक वॉल, ये भी है एडियाबेटिक वॉल, एडियाबेटिक वॉल यानी रुद्धोष्म दीवार, एक दीवार खड़ी कर दी गई है हम दोनों के बीच, ना मैं उस पार जा सकता हूँ ना इस पार आ सकती है, नहीं होगा। अब देखो लेकिन देखना कैसे होता है, प्यार कैसे काम करता है, समझना दोस्त। चलो मैं ये एक सिस्टम ए हूँ, वो सिस्टम बी है, आप वो समझते हो, मैं एक सिस्टम ए हूँ, वो सिस्टम बी है, और यहाँ पे कोई तीसरा भी है, ये सिस्टम सी है, ये थर्ड वाला जो है ना, ये सिस्टम सी है। और यहाँ पे जो वॉल है ये कंडक्टिंग वॉल है, ये कंडक्टिंग वॉल का तात्पर्य ये है कि इस दीवार से उष्मा का आदान प्रदान हो सकता है, पूरा मतलब एक्सचेंज हम लोग कर सकते, हम लोग मीन्स यहाँ पे निकायों के बीच, सिस्टम के बीच एक्सचेंज पॉसिबल है, यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है जी। तो शून्यवां नियम क्या कहता है, देखो यार क्या होगा, ए बी तो एडियाबेटिक वॉल है, यहाँ तो कुछ आदान प्रदान हो नहीं रहा, लेकिन ये कंडक्टिंग वॉल है, तो होगा ये कि ये दोनों कुछ समय के बाद आ जाएंगे थर्मल इक्विलिब्रियम में, तापीय संतुलन में आ जाएंगे, तापीय साम्यावस्था भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, बी और सी भी तापीय साम्यावस्था में आ जाएंगे कुछ समय के बाद। देखो मैं भी इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया, वो भी इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गई निकलता अच्छा लगता है, आ गई, कोई तो है, आ गई, मैं भी इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया, वो भी इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गई, तो हम दोनों भी तो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। ये क्या नियम बना दिया बोलो, ये क्या नियम बना देते हैं भाई लोग, ये तो हमको भी मालूम है। अरे यार ये मेरे साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और ये इसके साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो हम दोनों भी तो थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। यही तो है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, यही तो है उष्मागतिकी का शून्यवां नियम। क्या है उष्मागतिकी का शून्यवां नियम, कि अगर दो निकाय सेपरेटली अलग अलग किसी तीसरे निकाय के साथ तापीय संतुलन की स्थिति में है, तापीय साम्यावस्था में है, तो आपस में भी तापीय साम्यावस्था में होंगे, कोई दिक्कत है क्या इसमें? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर दो निकाय, पहले इंग्लिश हिंदी होने वाले, अगर दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ सेपरेटली अलग अलग तापीय संतुलन की अवस्था में होते हैं, तो वे आपस में भी तापीय संतुलन की अवस्था में होंगे। यही है उष्मागतिकी का शून्यवां नियम। If two systems are separately in thermal equilibrium with the third system, then they both are also in thermal equilibrium. ये क्या नियम बनाते हो भाई? अब इतना तो हमको भी मालूम था, ये तो हम बना देते, अगर पहले पैदा हुए होते तो क्या पता हम ही बना गए हों, पुनर्जन्म हो हमारा हो सकता है। ये सब मजाक है दोस्त इस पर आप मीम मत बनाने लगना, ठीक है। ए बी और ये सी, तो क्या हो जाएगा अगर इसका स्टेटमेंट लिखेंगे तो क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, लिखें इसको, मिटा के लिखें, मिटानी पड़ेगी ना यार। अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक लिखो जी, अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक
If two systems are in thermal equilibrium with the third system separately, मेरा भी इसके साथ चल रहा था अलग से, इसका भी उसके साथ चल रहा था अलग से, तो हम दोनों का भी चल रहा होगा, यही तो है। देखो साइंस में फिजिक्स में सब कुछ करवा देगा, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ऐसा नहीं है कि हम लोग का पूरा कटआउट हो गया है, इसके साथ चला लेंगे, इसके साथ चला लेगी, तो हम दोनों का भी चलता रहेगा। ओके, अकॉर्डिंग टू जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, if two systems are in thermal equilibrium with the third system separately, then they both are also in thermal equilibrium. That's it. यही तो है जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। यही तो है। लेकिन ये शून्यवान नियम क्यों बोलते हैं इसको, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक क्यों है? क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक को पहले डिस्कवर कर लिए थे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक पहले आ गया था। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक 1850 के यार 1850 के आसपास ही आ गया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, और जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक आया है 1980 के आसपास। तो जो पहला आया उसको पहला नाम दे दिया, जो पहले आया वो पहले नाम दे दिया। लेकिन ये जो आया है अब इसको क्या करें, क्योंकि ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के पहले का ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन आया बाद में। कॉन्सेप्ट है बाद का, तो ये कॉन्सेप्ट पहले का है लेकिन आया बाद में है, तो यार इसको उससे पहले रखना था। तो बोले यार इसको ना जीरो ले दो, इसको जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक बोलो, इसको बोलो शून्यवान नियम। ओके, ताकि गिनती शून्य से स्टार्ट करें हम लोग। ओके, चलिए, तो ये था जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। और अब हम लोग देखें जरा कि ये जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक आखिर बोलना क्या चाहता है, आखिर कहना क्या चाहते हो। चलिए समझते हैं। आपने पढ़ा होगा जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। ये जो शून्यवान नियम है ये तापमान की अवधारणा प्रस्तुत करता है कि तापमान नाम का भी कोई चीज़ होना चाहिए, तापमान नाम का भी कोई चीज़ होना चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों? देखो यार, तो इसका हेडिंग रहेगा कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। आप बिल्कुल समझ गए हो थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है, आप बिल्कुल समझ गए हो कि जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक क्या है। अब बारी है कि कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। पहली बात आप ये याद रखिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि टेम्परेचर का जो कॉन्सेप्ट है वो जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक से ही आता है। क्लियर? देखो इधर मैंने बात की इस सिस्टम ए की, एक निकाय, मैंने बात की दूसरे सिस्टम बी की। ठीक है, दोनों को मैं किसी भी तरीके से कांटेक्ट में ले आता हूं। इसमें ऊष्मा का यानी कि हीट का एक्सचेंज पॉसिबल है। चलो हीट का एक्सचेंज हो रहा है, कुछ समय के बाद नहीं होगा, लेकिन चलो हुआ फिर नहीं हुआ, या हो सकता है कि ए और बी कांटेक्ट में हो, पहले हो और स्टार्टिंग में ही नहीं हो रहा हीट का एक्सचेंज। क्यों नहीं हो रहा? हीट का एक्सचेंज, ऊष्मा का आदान प्रदान होता है फिर नहीं होता है। हमने ये देखा है कि जब दोनों ही निकाय, दोनों ही सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम पे हों, थर्मल इक्विलिब्रियम पे होंगे तो हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। थर्मल इक्विलिब्रियम पे होंगे तो ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो रहा है। लेकिन थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है, मेरे को उस क्वांटिटी को, उस फिजिकल क्वांटिटी को, उस भौतिक राशि को लाना पड़ रहा है। उसके बिना हम लोग नहीं समझ पाएंगे कि यार क्या हो रहा है, ऐसा कि होता है फिर नहीं होता है। ऊष्मा का आदान प्रदान, हीट का एक्सचेंज होता है फिर नहीं होता है। क्या है ये? ऐसा कोई चीज़ है जैसे कि अगर मैं, ये रहा मेरा एक गिलास का पानी, कोई से भी पानी, टंकी ले सकते हो, ये रहा दूसरा गिलास का पानी, पानी कहाँ है? इसमें पानी यहाँ तक भरा है। ध्यान दीजिए, सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। ये रहा, इसमें पानी यहाँ तक भरा है, दोनों को कांटेक्ट में लाया, बिल्कुल बोलो कि सब पानी इसमें से इसमें जाएगा, बेशक जाएगा। पानी इसमें से इसमें क्या देख के बोल दिया कि पानी इसमें से इसमें जाएगा? सर ऊंचाई देख के मैं बता रहा हूँ कि ज़्यादा ऊंचाई से कम ऊंचाई की ओर पानी जाता है। वाटर और एनी लिक्विड ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर हाइट टू लोअर हाइट। तो यहाँ पे हाइट को देख के हम लोग बताते हैं
हाइट वो चीज़ है जो बताता है कि लिक्विड किधर से किधर जाना चाहिए, तरल जो है उसका प्रवाह किधर से किधर होगा। ये हाइट है, ये ऊंचाई है जो बताएगा कि लिक्विड का फ्लो हमेशा हायर हाइट से, अधिक ऊंचाई से कम ऊंचाई की ओर होता है। और वही काम यहाँ भी तो होना चाहिए। यहाँ भी तो उष्मा को मान लो लिक्विड है, मान लीजिए वो लिक्विड है, उष्मा लिक्विड है। उष्मा जो है मीन्स की जो हीट है वो लिक्विड है, फ्लो हो रहा है, होता है नहीं होता है। अच्छा, यहाँ पे जब हाइट इक्वल हो जाएगा तो देयर इज नो फ्लो। जब यहाँ पे हाइट ऊंचाई इक्वल हो जाएगी पानी की, तरल की, तो कोई प्रवाह नहीं होगा, कोई प्रवाह नहीं होगा। यहाँ भी तो ऐसे कुछ हो रहा है, यहाँ भी तो ऐसे कुछ हो रहा है। जब दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं तो देयर इज नो फ्लो ऑफ हीट, देयर इज नो फ्लो ऑफ हीट। लेकिन अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है तो हीट का फ्लो होता है। तो ये कैसे डिटरमाइन हो रहा है? यहाँ पे एक कोई क्वांटिटी है मेरे दोस्त, यहाँ पे कोई है जो ये बताता है कि कब हीट का फ्लो होना चाहिए, कब हीट का फ्लो नहीं होना चाहिए, और वो है टेम्परेचर। वो है टेम्परेचर, ठीक है, वो है टेम्परेचर। तो क्या है टेम्परेचर? क्या है टेम्परेचर? टेम्परेचर इज द फिजिकल क्वांटिटी, बिल्कुल मैं लिखूंगा, मजा आ रहा है। टेम्परेचर, टेम्परेचर इज द फिजिकल क्वांटिटी, इज द फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्या है? तापमान एक भौतिक राशि है। टेम्परेचर इज द फिजिकल क्वांटिटी विच डिटरमाइंस, विच which determines the direction of flow of heat, the direction of flow of heat, the direction of flow of heat. And we know heat always flows, heat always flows, heat always flows from higher height टू लोअर हाइट। सॉरी यार, हाइट कहाँ से आ गया, फ्लो में बह गया मैं। हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर। तो तापमान क्या है? तापमान एक भौतिक राशि है जो उष्मा के प्रवाह की दिशा का निर्धारण करती है, और उष्मा का प्रवाह हमेशा अधिक तापमान से कम तापमान की ओर होता है। और ये भी याद रखना, जब दो सिस्टम, जो निकाय अगर समान तापमान पे हैं तो उष्मा का प्रवाह नहीं होगा, समान तापमान पे है तो उष्मा का प्रवाह नहीं होगा। अगर सेम टेम्परेचर पे है तो देयर इज नो फ्लो ऑफ हीट। यही तो है, यही तो है कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। क्लियर है ये? तो ये क्लियर है ये। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक की तरफ, और वो है, क्या है वो? दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। चलिए, बहुत बड़ी सीख देता है हमको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। बिल्कुल सिखाऊंगा मैं आपको, जिंदगी सिखा दूंगा या फिजिक्स सिखाऊं ना सिखाऊं, किसी के बिछड़ने का कोई दुख नहीं होगा। जीवन की सत्यता बता देंगे आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, थर्मोडायनामिक। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक क्या है ये? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। इसको पढ़ने से पहले आप ये जान लो, आप जानते भी हो लेकिन मानते नहीं हो। अरे आप जानते हो कि वो बेवफा है लेकिन मानते नहीं हो। अरे मानो भाई, क्यों? आंख देख रहा है लेकिन दिल मान नहीं रहा। क्यों भाई, क्यों? मानना पड़ेगा, नहीं तो एकदम चल दोगे, अच्छे से कटेगा तुम्हारा। मानो बात को, जो दिखता है उसको मानो, जो दिखता है उसको मानो, ठीक है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। लेकिन याद रखना दोस्त, उनकी भी कुछ मजबूरियां रही होंगी, उनकी भी कुछ मजबूरियां रही होंगी। यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। समझो यार, समझो। चलो पहले इसको समझो, पहले इसको समझो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है? ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को समझने से पहले हम लोगों को ये जान लेना चाहिए कि ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है। ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। डाउट है क्या कुछ? हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, बिल्कुल सही। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, डन।
एंड नो एनर्जी इज कंजर्व्ड, है कि नहीं? ऊर्जा संरक्षित है, ये तो जानते ही हो। क्या आपने ऊर्जा संरक्षण का नियम नहीं पढ़ा है क्या? बिल्कुल पढ़ा है, बचपन से पढ़ रहे हैं, क्लास 9 से पढ़ा दिया था, उससे पहले का नहीं पता, क्लास 9 से पढ़ा दिया होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये एनर्जी के लिए है। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, इसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। एंड नॉट हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो हीट के साथ भी यही होगा। हीट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। और यही काम लव के साथ भी है। लव कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, लव कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। प्यार कभी उत्पन्न नहीं होता, प्यार कभी नष्ट नहीं होता, केवल ये एक शख्स से होने के बाद दूसरे शख्स से होता है, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे। इसलिए किसी के जाने का कोई दुख नहीं हो, क्योंकि यही तो है। ना कोई ना वो तुम्हारा था ना तुम्हारा होगा, हो भी सकता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन होता है जी, रूपांतरण होगा। आज आप हो, कल कोई और होगा। तो काहे का दुख? अबे काहे का दुख? हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, heat can neither be created nor be destroyed, it can only be transformed from one form to another form। उष्मा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसका केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है। यही तो कहते हैं कृष्ण। कृष्ण क्या कहते हैं गीता में? आत्मा न तो उत्पन्न होती है और न ही नष्ट होती है, आत्मा केवल शरीर बदलती है। उष्मा अगर देखिए प्रथम नियम तो वहीं से लिखा जा चुका था मेरे भाई। और आत्मा क्या है? आत्मा इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अरे आत्मा निकल जाएगी ना जब यहाँ से, तो बचोगे नहीं, तो सब कुछ वही रहेगा लेकिन खुद बचेगा। तो वही एनर्जी ही है। इसीलिए बोलते हैं कि ये जो प्रथम लॉ जो आप आज लाए हो ना 1850 में, और जूल नामक वैज्ञानिक की बात करेंगे हम लोग। या सुन लो, जूल का नाम तो जानते ही हो। तो जूल ने ही बोला था कि ऐसा ऐसा होता है, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और ऐसा ऐसा होगा। ये हम 8-8 साल पहले ही बोल चुके हैं। यही तो महानता है हमारी। क्या बोला था कृष्ण ने? आत्मा अमर है, आत्मा ना तो उत्पन्न होती है और ना नष्ट होती है, ये केवल शरीर बदलती है। अर्जुन चलो जाओ पार्थ युद्ध करो, जाओ पढ़ाई करो। तो ठीक है जी, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगा। तो हीट को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, इसका केवल रूपांतरण हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, तो इसको कैसे और कैसे बदलेंगे? देखो, इसको और दूसरे लैंग्वेज में बताता हूं। हीट एंड वर्क, हीट वर्क भी एक, वर्क को एनर्जी मत बोलो, वर्क जो है एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है, वर्क एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है। हीट एंड वर्क इज म्यूचुअली कन्वर्टिबल, म्यूचुअली कन्वर्टिबल, म्यूचुअली कन्वर्टिबल। हीट एंड वर्क इज म्यूचुअली कन्वर्टिबल। हीट को वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है, वर्क को हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। यही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। हीट और वर्क अलग अलग चीजें नहीं है, समझ लो, दोनों एक ही है। हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, वर्क को हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उष्मा को काम में परिवर्तित किया जा सकता है, काम को उष्मा में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी Q बराबर W बोल सकते हो आप, Q बराबर W बोल सकते हो आप। इसको और जाएंगे मैथमेटिकली समझेंगे। सर हम ये नहीं पढ़े हैं, अब हमको ना गोली मत खिलाओ, इसका हम दूसरा रूप जानते हैं। हम वहाँ भी आएंगे दोस्त, हम वहाँ भी आएंगे। पहले ये याद रखो, हीट एंड वर्क इज म्यूचुअली कन्वर्टिबल, Q इक्वल टू W, दोनों सेम यूनिट में, दोनों का मात्रक सेम होना चाहिए। इसको जूल में नापा तो इसको भी जूल में नापना पड़ेगा। ठीक है ये। तो कार्य और उष्मा दोनों ही एक दूसरे में रूपांतरित किए जा सकते हैं। चलिए और जरा और थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें इसको। हम लोग जानते हैं कि ये, चलो मैं एक निकाय ले लिया, हम लोग कोई सा भी निकाय ले लेते हैं। इस निकाय को हमने उष्मा दिया Q, इस निकाय को हमने उष्मा दिया है Q। तो इस उष्मा का दो तरीके से यूज किया जाएगा। एक तो आपको कुछ उसका काम मिलेगा, लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये भी बोलता है ना दोस्त कि पूरा का पूरा उष्मा जो है वो कार्य में परिवर्तित नहीं हो सकता। पूरा का पूरा उष्मा कार्य में परिवर्तित नहीं होता है। इसका कुछ भाग निकाय की आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाने में भी व्यय हो जाएगा।
आंतरिक ऊर्जा में भी परिवर्तित हो जाता है। आंतरिक ऊर्जा मैं पढ़ा चुका हूँ, इसके पहले वाले लेक्चर में देख लीजिए आप। ओके, जब भी आप किसी निकाय को, किसी सिस्टम को ऊष्मा दोगे तो उस ऊष्मा का एक भाग तो वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको कार्य के रूप में मिलेगा, और एक भाग उस सिस्टम के, उस निकाय के आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाने में व्यय हो जाता है। जो भी आप एनर्जी, हीट एनर्जी दोगे किसी भी सिस्टम को, दैट हीट एनर्जी इज यूज्ड इन 2 ways। एक तो आपको काम मिलेगा, और एक जो है उस सिस्टम का इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में व्यय हो जाएगा। यानी कि अगर आप देखोगे तो Q इक्वल टू क्या है, Q इक्वल टू पूरा W नहीं है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन भी होता है पूरा का पूरा। और हम लोग, चलो यार, हम लोग बात कर रहे हैं अभी एक प्रोसेस की। समझो प्रोसेस और साइक्लिक प्रोसेस में अंतर है, अभी आप देखोगे। चलो मैं ये बना देता हूँ, ये मैंने ले लिया एक प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है, मैं 1 से 2 जा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे Q1 जो है हीट ट्रांसफर किया है, Q1 दिया है, निकाय को Q1 दिया है, Q1 ऊष्मा दिया है। जब Q1 ऊष्मा दूंगा तो 1 से 2 तक आने में, चलो मैंने Q1 ऊष्मा दिया है, W1 काम मिलेगा मेरे को। लेकिन यहाँ से यहाँ आने में निकाय की आंतरिक ऊर्जा में कुछ परिवर्तन होगा। यानी कि जब आप ऊष्मा दे रहे हो, ऊष्मा दोगे तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी। ये मैंने लिखा आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि। तो इस ऊष्मा का 2 तरीके से इस्तेमाल किया गया है उस निकाय द्वारा। एक तो बोलेगा ले बेटा थोड़ा सा काम कर देता हूँ, और एक अपने पास रख लेता हूँ इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में, इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, तो ये मैंने एक प्रोसेस के लिए लिखा है, एक प्रक्रम के लिए लिखा है। ठीक है, सो अगर मैं देखूँ इसको तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर इसको हम लोग बहुत ही इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल के लिए लें, इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल, एकदम छोटे के लिए लें, तो क्या लिखते हैं इसको, डी क्यू, इसको डेल के फॉर्म में लिखेंगे, डेल क्यू, क्योंकि ये प्रॉपर्टी नहीं है। ऊष्मा और कार्य ये किसी भी निकाय की प्रॉपर्टी नहीं है। डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। ये इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल लिया मैंने, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, अत्यंत छोटा। 1 से 2 तक न जाने के बजाय मैं यहाँ से यहाँ की बात कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ की बात कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ की बात कर रहा हूँ, एकदम छोटे की बात कर रहे हैं। तो डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। लेकिन ये रूल यही है, लॉ यही है कि जो भी निकाय को ऊष्मा दोगे तो उसके अवस्था में जो परिवर्तन होगा, उसके स्टेट में जो परिवर्तन होगा, तो इस ऊष्मा का 2 तरीके से, एक तो कार्य के रूप में मिलेगा आपको, और एक उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में लग जाएगा। आंतरिक यानी कि इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में खत्म हो जाएगा। क्लियर है ये? यानी पूरे के पूरे ऊष्मा को आप कार्य में परिवर्तित नहीं कर सकते, पूरा का पूरा ऊष्मा आपको कार्य के रूप में नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मान लो ये साइक्लिक प्रक्रम है, ये चक्रीय साइक्लिक प्रोसेस है, यानी कि साइक्लिक प्रोसेस है, यानी कि अगर ये चक्रीय प्रक्रम होता, 1 से 2 जाता और 2 से 1 वापस आ जाता किसी और रास्ते से, 1 से 2 जाता मैं और 2 से 1 आ जाता किसी और रास्ते से, तो यहां पर आप लिखते, क्योंकि देखो ये जो आंतरिक ऊर्जा आपको बताया था मैंने, ये पॉइंट फंक्शन है। आंतरिक ऊर्जा पॉइंट फंक्शन है, केवल अंतिम और प्रारंभिक स्टेट पे डिपेंड करता है। इंटरनल एनर्जी इज अ पॉइंट फंक्शन एंड इट it only depends upon the initial state and final state। जो ये आपका आंतरिक ऊर्जा है, ये पॉइंट फंक्शन है, बिंदु फलन बोलेंगे क्या, पॉइंट फंक्शन है, जो कि केवल प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पे निर्भर करेगा। जब यहाँ से यहाँ गया तो आंतरिक ऊर्जा में चेंज हुआ, इंटरनल एनर्जी चेंज हुआ, ये रहा समीकरण। लेकिन मैं वापस आ गया, पूरा एक साइकिल कंप्लीट हो गया। आप ये साइकिल आप किसी भी तरीके से ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही आओ, आप ऐसे जाके ऐसे जा सकते थे, फिर वापस ऐसे आ सकते थे। ये आप जानते हो कि साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होना चाहिए। इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होगा तो साइक्लिक प्रोसेस है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो साइक्लिक प्रोसेस है। और साइक्लिक प्रोसेस के लिए देखो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो इंटरनल एनर्जी चेंज हुई होगी, वापस आने में क्या हो गया, वापस वहीं आ गए। तो यार इंटरनल एनर्जी तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, और जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है साइक्लिक प्रोसेस में तो सेम ही होगा, यानी कि यहाँ पे इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। उस केस में आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, डेल क्यू इक्वल टू डेल डब्ल्यू।
डेल क्यू इक्वल टू डेल डब्ल्यू लिख सकते हो, डेल क्यू इक्वल टू डेल डब्ल्यू। साइक्लिक प्रोसेस के लिए ऐसा होगा। और आप चाहो तो अगर बहुत सारे अलग अलग राष्ट्रों से गए हो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो। अरे यार डेल क्यू तो लगाया ना यहाँ पे, डेल क्यू इक्वल टू डेल डब्ल्यू, इंटीग्रेशन ले लेते हैं हम लोग, डेल क्यू इक्वल टू डेल डब्ल्यू, इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डेल डब्ल्यू। जितना उष्मा दोगे उतना काल मिल जाएगा। लेकिन ये साइक्लिक प्रोसेस के लिए है, ये साइक्लिक प्रोसेस के लिए है, चक्रीय प्रक्रम के लिए होगा। तो ये आपको जो इक्वेशन याद रखना है वो याद रखना है, डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। ये प्रोसेस के लिए है। लोगों को कंफ्यूज आता है, सर कहीं कहीं ऐसा लिखा होता है, कहीं कहीं ऐसा लिखा होता है। ये प्रक्रम के लिए है, ये प्रोसेस के लिए है, जब स्टेट यहां से यहां तक चेंज हुआ। और ये जो लिखा है ये साइकिल के लिए है, ये पूरा चक्रीय प्रक्रम के लिए है। जब वापस आप वहीं पे आ गए हो उस केस में ये वाला यूज होता है। ठीक है, तो भूलना नहीं दोस्त। तो ये था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। चलो कुछ और चीजें बताता हूं मैं आपको इसी से रिलेटेड। इसके बाद हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। क्या है? डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू होता है, डेल डब्ल्यू होता है। पहली बात तो ये इस समीकरण को जब आप यूज करोगे, पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट्स टू बी नोटेड, मुख्य बिंदु क्या है? डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। तीनों को समान यूनिट में मेजर करना है। द यूनिट मस्ट बी सेम, सबके मात्रक सेम होना चाहिए। जूल जूल जूल, उलझा ही है, कार्य भी तो एक उलझा ही है, सबका यूनिट सेम होना चाहिए। और दूसरी चीज, अगर आपने निकाय को उष्मा दिया है, अगर आप निकाय को उष्मा दोगे, क्यू को सप्लाई करोगे, सप्लाई टू द सिस्टम अगर दे रहे हो तो उस केस में आप प्लस क्यू लिखोगे, प्लस क्यू, उस केस में प्लस क्यू हो जाएगा। अगर आप ले रहे हो तो ले रहे हो मतलब अगर निकाय से उष्मा यानी कि हीट रिजेक्ट हो रहा है तो माइनस क्यू लिखोगे इस इक्वेशन में। हाँ माइनस डेल क्यू है तो माइनस लिख सकते हो, माइनस डेल क्यू प्लस डेल क्यू। ठीक है, तो जब आप देंगे तो प्लस लेंगे, लेंगे तो माइनस लेंगे। वही काम डब्ल्यू के लिए क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम। अगर सिस्टम ने काम किया है तो प्लस वर्क होगा, वर्क डन पॉजिटिव होगा, नोट करिए इसको। अगर आपने सिस्टम पे काम किया है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो ये नेगेटिव होगा यार, इतना तो पता ही होगा आपको, पहले ही बताया जा चुका होगा आपको। वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव। जब आप इसे, और अब अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो प्लस ले लेना। बहुत शॉर्ट हो गया क्या? अगर इंटरनल एनर्जी, इफ इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेज तो प्लस ले लेंगे, अगर डिक्रीजेज है तो माइनस ले लेंगे। इतना समझ लेना यार, इसका समझ लेना और जल्दी करेंगे हम लोग। इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो प्लस और घटेगी तो माइनस, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों दिक्कत होगा यार? वाई हियर जब आई एम हियर। कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, टेलीग्राम चैनल दे दिया है आपको नीचे, संपर्क करो। और अच्छे से संपर्क किया तो व्हाट्सएप नंबर भी दे देंगे बात करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे आपको। चलिए नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, एप्लीकेशन ऑफ APPPP, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, थर्मोडायनामिक, थर्मोडायनामिक। उष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है उसके अनुप्रयोग हम लोग देख लेते हैं। अलग अलग प्रक्रम के लिए देखेंगे, अलग अलग प्रोसेसर के लिए देखेंगे, अलग अलग प्रक्रम के लिए यानी कि अलग अलग प्रोसेस के लिए देखेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं इन साइक्लिक प्रोसेस। नंबर 1, इन साइक्लिक प्रोसेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइक्लिक प्रोसेस? किसको बोलेंगे साइक्लिक प्रोसेस? अभी बताया था, जिसका कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या होगा? सेम होगा। ये आप 1 से 2 गए और 2 से 1 वापस आ गए, ये साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो, देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। किसके लिए? चक्रीय प्रक्रम के लिए। तो डेल क्यू जो है, जो डी यू प्लस डेल डब्ल्यू लिखा है आपने, ये तो जीरो हो गया।
यानी कि डेल क्यू इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू। यही तो बताया था मैंने आपको, यही तो बताया था आपको, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू। ओके, डज इन द साइक्लिक प्रोसेस द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द सिस्टम। ओके, क्लियर है ये, लिख लो अगर लिखना चाहते हो तो। डज इन अ साइक्लिक प्रोसेस हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इज इक्वल टू द नेट वर्क डन बाय द सिस्टम। ओके, क्लियर है ये, जितना हीट वो एब्जॉर्ब करेगा उतना काम भी करेगा। हम किसी का उधार नहीं रखते मेरे दोस्त, जितना हीट वो एब्जॉर्ब करेगा उतना वो काम भी करेगा। साइक्लिक प्रोसेस में डेल क्यू इक्वल टू डेल डब्ल्यू, डेल क्यू इक्वल टू डेल डब्ल्यू, या फिर वो जितना हीट वहाँ से रिजेक्ट होगा उतना आपको वहाँ पे काम भी करना पड़ेगा। दोनों चीज़ है, अगर हीट वहाँ से रिजेक्ट हो रहा है तो उतना आपको काम करना भी पड़ेगा वहाँ से। ठीक है, तो ये था साइक्लिक प्रोसेस के लिए, ये था साइक्लिक प्रोसेस के लिए। और अब हम लोग लिखते हैं नंबर 2। नंबर 2 ले लेते हैं हम लोग, मान लो कि ले लेते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। इन आइसोथर्मल प्रोसेस, इन आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, द प्रोसेस दैट ऑकर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। नियत ताप पे जो प्रोसेस होगा उसको हम लोग बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए भी जब टेम्परेचर ही चेंज नहीं हो रहा है, एंड वी नो किसी भी आइडियल गैस का जो इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी ऑफ एनी आइडियल गैस, एनी परफेक्ट गैस इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। केवल और केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। आइडियल गैस की बात कर रहा हूँ, आप जाके वो वाला टॉपिक देखो, इंटरनल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट समझाया है उसको देखिए आप। परफेक्ट गैस या आइडियल गैस का इंटरनल एनर्जी केवल और केवल डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, और जब टेम्परेचर ही चेंज नहीं हो रहा तो क्या होगा? जब टेम्परेचर ही चेंज नहीं हो रहा तो डी यू इक्वल टू जीरो, देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और जब इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं है तो क्या हो जाएगा? डेल क्यू इक्वल टू डेल डब्ल्यू, डेल क्यू इक्वल टू डेल डब्ल्यू हो जाएगा, डेल क्यू इक्वल टू डेल डब्ल्यू। इफ देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जो कि आइसोथर्मल प्रोसेस में ही होगा, देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, सो डी यू इक्वल टू जीरो, डेल क्यू इक्वल टू डेल डब्ल्यू। ओके, does in an isothermal expansion of a perfect gas the heat absorbed by the gas is equal to the work done by it। तो अगर हम लोग आइसोथर्मल एक्सपेंशन की बात करें तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में सिस्टम जितना हीट एब्जॉर्ब करता है उतना वर्क डन भी करता है, उतना वर्क डन भी करेगा, उतना वर्क डन भी करेगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले प्रोसेस की तरफ, जो कि है नंबर 3 इज एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, और एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होगा? एडियाबैटिक प्रोसेस इज दैट प्रोसेस इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट। इट मीन्स डेल क्यू जीरो हो जाएगा। इसको बोलेंगे रुद्धोष्म प्रक्रम, जहां पर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं है, दैट इज डेल क्यू इक्वल टू जीरो। और जब डेल क्यू जीरो है तो देखिए बाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, जीरो इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, सो माइनस डी यू इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू, या फिर डी यू इज इक्वल टू माइनस डेल डब्ल्यू। देखो यार, डी यू इज इक्वल टू माइनस डेल डब्ल्यू, अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा, माइनस है। इसको कैसे समझोगे आप? इसको कैसे समझोगे आप? देखिए, हम लोग ले लेते हैं एग्जाम्पल, ये रहा एक ट्यूब, साइकिल का ट्यूब हो सकता है, बाइक का ट्यूब हो सकता है, कोई भी ट्यूब हो सकता है, ये रहा। और यहाँ पे मैंने एक वॉल ट्यूब लगा दिया, ये आपका हो गया ट्यूब, हवा भरा हुआ है इसमें, फिलहाल तो हवा है, और ये निकाल दिया मैंने वॉल ट्यूब फटाक से। जब यहाँ से वॉल ट्यूब निकाल दोगे तो जब वहाँ पे हाथ लगाओगे उंगली, तो क्या ठंडा लगता है। ठंडा क्यों लगता है मेरे भाई? ठंडा क्यों लग रहा है? क्योंकि एडियाबैटिक ये जो प्रोसेस हो रहा है इतना फास्ट है कि यहाँ पर ये जो सिस्टम है और ये जो आसपास सराउंडिंग है उनको मौका ही नहीं मिला बिल्कुल भी हीट एक्सचेंज का। समझिए, जो एडियाबैटिक प्रोसेस है वहाँ पे क्या होता है, ये इतना फास्ट होगा कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज का टाइम ही नहीं मिलेगा। तो जब आपने यहाँ से ट्यूब निकाला फटाक से एकदम, ट्यूब मीन्स वॉल ट्यूब जब निकाला है, तो जब यहाँ पे आप हाथ लगाओगे तो ठंडा लगता है। क्यों? क्योंकि जब वहाँ पे क्या होगा
जब यहाँ पे देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, जब निकाय और परिवेश के बीच में उष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं हो रहा, और आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर हो रहा है एक्सपेंशन। अरे अचानक से निकला है तो एक्सपेंशन हो रहा है। जब एक्सपेंशन होगा तो काम होगा, और जब काम पॉजिटिव होगा तो इंटरनल एनर्जी घटेगी। यही तो है ये रिलेशन, डी यू इक्वल टू माइनस डेल डब्ल्यू। अगर काम बढ़ रहा है, काम पॉजिटिव में है, तो इंटरनल एनर्जी नेगेटिव है। इंटरनल एनर्जी नेगेटिव है, डी यू इक्वल टू माइनस डेल डब्ल्यू, डी यू इक्वल टू माइनस डेल डब्ल्यू। तो यहाँ पे जहाँ पे एडियाबैटिक प्रोसेस है और वहाँ पे सिस्टम काम कर रहा है, तो सिस्टम काम कहाँ से करेगा? वो अपनी इंटरनल एनर्जी को खो के काम करेगा, और जब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। जब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, इसीलिए वहाँ पे ठंडा लगता है। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरे पास एक थर्मस है, ये रहा थर्मस। थर्मस भी आप, ये जो वॉल है ये एडियाबैटिक ही तो है, इसलिए तो आप इसमें चाय रखते हो ताकि उष्मा का आदान प्रदान ना हो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, तो अंदर का जो चीज़ है वो गर्म रहे। अब जब मान लीजिए कि मैं इसको थोड़ा सा स्टीयर करता हूँ, ऐसे स्टीयर करता हूँ, स्टीयर मीन्स क्या बोलोगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टीयर? घुमाना फेंटना जो भी है, स्टीयर करना यार, स्टीयर करना। स्टीयर जब करेंगे ना तो क्या होगा? आप काम कर रहे हो, उस पर काम कर रहे हो, आप सिस्टम पे काम कर रहे हो। जब आप सिस्टम पे काम करोगे तो नेगेटिव काम है, जब आप सिस्टम पे काम करोगे तो नेगेटिव काम है, और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, मीन्स उस केस में इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, और जब इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी मेरे दोस्त तो टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि यही तो रूल है। इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी एक्चुअली में टेम्परेचर पे तो डिपेंड करेगा। तो जब आप सिस्टम पे काम करोगे तो वर्क डन तो नेगेटिव होगा, लेकिन इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, और जब सिस्टम काम करेगा तो वर्क डन तो पॉजिटिव होगा, लेकिन इंटरनल एनर्जी नेगेटिव होगी। ये है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक का एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। और अब हम आगे बढ़ेंगे नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 की तरफ हम लोगों ने पहले ही डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए वर्क डन फाइंड आउट कर लिया है। इसके पहले वाली जो वीडियो है वहाँ पे हमने वर्क डन डिटरमाइन किया है। जितने भी प्रोसेसेस हैं, जितने भी प्रक्रम होते हैं, उसके लिए वर्क डन पहले ही निकाल रखा है। तो अगर वो वीडियो आपको देखना है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करो और जाओ एंजॉय करो। लेकिन उससे पहले यहाँ देखिए कौन सा बच गया आप, आइसोबैरिक प्रोसेस। पहले आइसोकोरिक कर लेते हैं। नंबर 4 आइसोकोरिक प्रोसेस। क्या होता है आइसोकोरिक प्रोसेस? ऐसा प्रोसेस जहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट वॉल्यूम में जो वर्क डन निकालते हैं तो जीरो आता है ना, उसको देखते हैं यहाँ भी जीरो आता है कि नहीं। डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। आइसोकोरिक प्रोसेस में कोई वर्क डन नहीं होता, देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, इट मीन देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। इफ देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट देयर इज नो वर्क। अगर विस्थापन ही नहीं होगा तो क्या घंटा काम होगा? कोई काम नहीं हो रहा जी। तो यहाँ पे डेल क्यू इक्वल टू डी यू, यानी यहाँ पर आइसोकोरिक प्रोसेस में जो भी आप उष्मा दे रहे हो, जो भी उष्मा दोगे वो निकाय के और सिस्टम के इंटरनल एनर्जी में चेंज हो जाएगा। जो भी आप उष्मा दे रहे हो निकाय के इंटरनल एनर्जी में ही चेंज हो जाएगा, आपको कोई भी काम देखने को नहीं मिलेगा। ये है आइसोकोरिक प्रोसेस। और आइसोकोरिक प्रोसेस के बाद बच जाता है एक आइसोबैरिक प्रोसेस। नंबर 4 आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। ये है समदाबीय प्रक्रम। आइसोबैरिक प्रोसेस यानी कि समदाबीय प्रक्रम। यहाँ क्या होता है? प्रेशर कांस्टेंट है, तो डेल क्यू, यही तो डेल क्यू है, और डी यू प्लस डेल डब्ल्यू है। अब चाहो तो डेल डब्ल्यू का वैल्यू रख दो। अब वर्क का यहाँ पे फॉर्मूला रख सकते हैं। वर्क का फॉर्मूला क्या होगा? डेल डब्ल्यू या डी डब्ल्यू जो भी है, डेल डब्ल्यू क्या होता है? पी इंटू डी वी। अब वैल्यू यहाँ रख दीजिए तो आपको मिल जाएगा डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी मिल जाएगा। अब इसको भी डिलीट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डेल क्यू या डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, पी डी वी। तो ये है आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए। और अगर हम लोग बात करें आइसोलेटेड सिस्टम की,
किसी विलगित निकाय की बात करें, विलगित निकाय, क्या होता है विलगित निकाय? अगर हम लोग बात करेंगे आइसोलेटेड सिस्टम की, आइसोलेटेड सिस्टम की अगर हम लोग बात करेंगे, ओके, तो इफ द सिस्टम कैन नाइदर कम्युनिकेट एनी हीट फ्रॉम द सराउंडिंग नॉर इट कैन डू एनी वर्क, वहाँ पे ना, यही तो है आइसोलेटेड सिस्टम, ना तो कोई अंदर जाएगा ना कोई बाहर आएगा, ना तो हीट, ना तो एनर्जी, ना तो मास, ना तो वर्क, कुछ नहीं होगा। यानी कि आइसोलेटेड के लिए देखें, अगर नंबर 6 है शायद ये, फॉर आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर डी क्यू भी 0 होगा, डी डब्ल्यू भी 0 होगा, आप इसको डेल भी लिख सकते हो, डी क्यू इक्वल टू 0, डी डब्ल्यू इक्वल टू 0, तो बचा क्या? इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, यानी डी यू भी 0 होगा। यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम के इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ओके, सो आई होप कि आज जो भी समझाया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो दोबारा फिर देखना। ओके, तो चलिए हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा।